Hello students, how are you? Hoping that you will be fine wherever you are. Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE classes by Goswami Swarchand. Without delaying, we are going to start the next topic or the final topic of the same chapter, matter in our surrounding. Matter in our surrounding का जो ये जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, इसका अंतिम सेगमेंट है, ये लास्ट सेगमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका क्लिप जो है या उसका डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी पीछे के क्लिप्स में या उसका लिंक दिया जा चुका है। आज हम लोग ये दूसरा मतलब अंतिम क्लिप जो है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है इवेपोरेशन। तो फिर मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबको के लिए कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल till the date or till the time, please subscribe it so that we can gradually and slowly should reach near 1k subscribers so that we can start live classes in coming days. So please subscribe the channel if you have not subscribed it till the date. Now moving ahead, let us see evaporation. The topic what we are going to cover today, this is evaporation. Evaporation क्या है? हिंदी में तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब क्या कि वाष्प में चेंज होना, वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण है। वाटर का इस वेपर में बदलना ये वाष्पीकरण है। चलिए इसको बाकी लाइन बाय लाइन पढ़ करके देखते हैं। आई हैव सेड टू यू ऑलरेडी दैट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी मच proper way to study the things minutely. This is why we are going line by line. Given है, do you always need to heat or change pressure for changing the state of matter? आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या आपको हमेशा हीट की ज़रूरत होती है, हीट या मतलब ऊष्मा या दाब में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है अगर आप मैटर का स्टेट चेंज करते हैं। आगे कहता है कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ ए स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। पूछ रहा है कि कैन यू कोट सम एग्जांपल्स, क्या कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं या बता सकते हैं फ्रॉम एवरीडे लाइफ, रोज़ रोज़ के जीवन से, वेयर जहाँ चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आप रोज़ रोज़ के जीवन में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसमें लिक्विड बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब बिना अपना बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना, जिस पॉइंट पर कोई लिक्विड खौलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट को प्राप्त कर किए कोई लिक्विड वेपर में चेंज होने लगता है। क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? लिखता है वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, पानी को जब बिना कवर किए हुए छोड़ दिया जाता है, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, तो धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, भीगे कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल्स में पानी का क्या होता है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पढ़े थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, मतलब किसी मतलब ये जो टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर मतलब दिए गए तापमान पर इन गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन सब में पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वह एनर्जी जो किसी वस्तु में, जो किसी पार्टिकल में उसके मूवमेंट या गति के कारण होता है। तो निश्चित रूप से कि व्हेन द सब्सटेंस इज इन सॉलिड फॉर्म देन काइनेटिक एनर्जी विल बी लेसर देन अदर फॉर्म्स और द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे ज़्यादा गैस में होगा काइनेटिक एनर्जी। इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द surface. In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of their particles. कह रहा है कि in the case of liquid के केस में small fraction of particles का एक छोटा सा फ्रैक्शन एट द सरफेस, वो भी सरफेस पर, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, और ये दूसरे पार्टिकल्स के फोर्सेज से अपने आप को अलग कर पाने में सक्षम हो पाता है। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए, तो इस कंक्लूजन पे हम लोग आए कि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करना जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ लिक्विड विल चेंज इनटू वेपर और a liquid will change into gaseous form by attaining its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड करने से पहले भी
रूम टेम्परेचर पे भी वेपोराइजेशन होता है। क्यों, कैसे? तो आप ये इवेपोरेशन, ये जो प्रक्रिया है इवेपोरेशन की प्रक्रिया, रूम टेम्परेचर पे आप घर में जो भीगा हुआ कपड़ा है उसको रख देते हैं तो वो भी सूख जाता है। पानी अगर रखा हुआ है तो भी धीरे धीरे पतीले से गायब हो जाता है, कुछ समय लगता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुँचे या बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड पहुँचे। आगे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशंस को प्रभावित करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। कह रहा है कि आप 5 ml वाटर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए और उसको खिड़की पर रखिए या फैन के नीचे रखिए। उसके बाद दूसरा है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब कह रहे चाइना डिश में 5 ml पानी लीजिए एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, उसको भी विंडो के करीब या फैन के नीचे रखिए। तीसरा है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश में इसको रखना है और यू हैव टू कीप द डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कवर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास में शेल्फ में रख दीजिए, चाहे कवर्ड के अंदर रख दीजिए। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने को कह रहा है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेज। अब कितना समय या दिन लगा इसको भी रिकॉर्ड करना है। आगे कहता है रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। इसको भी अब रेनी डे में इसी ऑब्जर्वेशन को करना है, मतलब इसी एक्टिविटी को रेनी डे में करना है, फिर ऑब्जर्व करना है। फिर आगे कहता है व्हाट डू यू इन्फर, आपको क्या समझ में आता है अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशंस। तो आप इसको इन सारी चीज़ों से, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है इवेपोरेशन पे, सरफेस एरिया का क्या पड़ता है और विंड वेलोसिटी का क्या पड़ता है, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। ये बात मतलब सर्वविदित है, इज नोन बाय एवरीवन दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेज। सरफेस एरिया भी जब इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे हम जैसे चाइना डिश में रखे थे, एक टेस्ट ट्यूब में रखे थे, तो चाइना डिश में जल्दी पानी उड़ जाएगा। क्यों? कपड़े को हम फैला के पसारते हैं, सुखाते हैं। जैसे मान लो एक धोती है, एक साड़ी है, उसको एक ही जगह जैसे हमने स्क्वीज़ किया या उसको मरोड़ करके पानी निकाला और वैसे ही रख दे तो जल्दी नहीं सूखेगा। उसको धोती को या मर्दानी जिसको कहते हैं उसको खोल करके कुछ देर तक दूर तक फैला दें तो आसानी से वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और उसके बाद विंड वेलोसिटी भी बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है। तेज़ हवा, जैसे रूम में अगर फैन चलने लगे तो जल्दी कपड़े खुल जाते हैं क्योंकि विंड की वेलोसिटी बढ़ गई। तो दीज ऑल थिंग्स इंक्रीजेज वेलोसिटी, फर्स्ट टेम्परेचर also when increases evaporation also increases, temperature increases evaporation increases, surface area of the substance increases evaporation increases। और आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीजेज, विंड इंक्रीजेज इवेपोरेशन इंक्रीजेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। हमको ये जरूरी है हम लोग जाने कि रेट ऑफ इंक्रीजेज बढ़ जाता है एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। आई हैव मेड यू क्लियर ऑलरेडी। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, तो इवेपोरेशन का ये रेट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट एंड, तो जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उसको फैला देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाता है क्योंकि इवेपोरेशन तेज हो जाता है। आगे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट्स। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा संख्या में भी पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को, एनफ काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाता है और वेपर स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब एक उधर एग्जाम्पल था कि व्हेन वी पुट द क्लॉथ्स और these all 3 activities when it is being done in rainy season then vaporization we have to just observe the rate of vaporization। तो अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में वाटर का मात्रा कम हो गया, नमी कम हो गया। तो नमी जब कम हो गया तो आसानी से वेपराइजेशन होगा, तेजी से होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? तो एयर में
वाटर वेपर का अमाउंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑफ अ गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब जो एयर है हमारे चारों ओर वो एक दिए गए टेम्परेचर पे, तापमान पे एक डिफिनिट अमाउंट ही वाटर अपने में रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर ये पानी का मात्रा पहले से हाई है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब विंड स्पीड में इंक्रीज के साथ इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। मतलब हवा का स्पीड बढ़ गया तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है ऑन अ विंडी डे, मतलब विंडी डे में। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो हाँ, पार्टिकल्स जो है, वाटर के पार्टिकल्स जो है, वाटर वेपर के पार्टिकल्स बड़ी तेज़ गति से वो भी उड़ जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में वाटर वेपर का अमाउंट घटा देते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है, क्यों? अब इसका जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सुराही में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा रहता है, तो या अर्दन वेसल में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा रहता है, पानी मिट्टी के घड़ी में जो पानी रखा जाता है वो ठंडा रहता है, उसका क्या कारण है? तो इसका यहाँ दिया हुआ आंसर देखिए। इन एन ओपन वेसल, एक खुले घड़ी में द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, तो उसमें का लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेशन मतलब उसका वाष्पीकरण जारी रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरेशन इवेपोरेशन। अब जो पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी अपने सराउंडिंग से रीगेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी एनर्जी जो लॉस हुई है इवेपोरेशन के दौरान, उनकी एनर्जी लॉस हुई है। किनकी? मतलब जो वाटर है अर्दन वेसल में या सुराही में है तो उसका इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी लूज हो रही है, ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो उस एनर्जी को जो लूज हो रहा है उसको रीगेन करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी ये ऑब्जर्व करता है। और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। और ये सराउंडिंग के एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब सराउंडिंग का एनर्जी जो ये सोखता है, तो जिससे सराउंडिंग कूल हो जाता है। आगे, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ, अच्छा अगला पेज इधर है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। कह रहा है कि जब कुछ आप एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर जो है, जैसे नेल पॉलिश हटाने वाला, आप अपने पाम पे रखते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं आपके एनर्जी से पाम को गेन कर लेते हैं और सराउंडिंग से गेन करते हैं। एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। और इवेपोरेट होते हैं एंड इवेपोरेट सराउंडिंग एंड इवेपोरेट, मतलब एनर्जी सराउंडिंग से गेन कर लेते हैं या पाम से गेन कर लेते हैं और इवेपोरेट होते हैं, जिसके कारण हमारा पाम कूल लगता है। आफ्टर हॉट सनी डे, मतलब एक जो सनी डे है या पूरा धूप निकला हुआ दिन है, गर्म है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आफ्टर अ हॉट सनी डे, मतलब हॉट सनी डे के बाद लोग क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं, कहाँ? छत पे या ज़मीन पे। क्यों? बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो क्योंकि क्या होता है कि लार्ज लेटेंट हीट है, जो ये छिपी हुई उष्मा है, जो बड़ी छिपी हुई उष्मा है वेपोराइजेशन का, पानी के वेपोराइजेशन का जो छिपी हुई या गुप्त उष्मा है, वो सरफेस को कूल करने में मदद करती है, इसलिए पानी का छिड़काव किया जाता है। आगे, कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशंस। क्या कुछ और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपने सराउंडिंग से जो कि इसके कूलिंग इफेक्ट को, इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट को दिखा सके? आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखता है, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर के दौरान हमारा परस्पिरेशन मतलब पसीना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का मैकेनिज्म है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए, ये हमारे शरीर का ही ये क्रिया है जिसमें शरीर को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए इसमें परस्पिरेशन होता है, मतलब पसीना आता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन के दौरान द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इवेपोरेशन के दौरान जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं और बॉडी सरफेस से लेते हैं एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। कह रहा है कि द हीट एनर्जी, और जो उष्मा ऊर्जा है, इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन के लेटेंट हीट के बराबर है, मतलब गुप्त उष्मा के बराबर है, इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से वो बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है,
एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ऑब्जर्व किया जाता है, लिविंग द बॉडी कूल, और इस तरह से बॉडी को कूल कर देता है। वहीं कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, अब कॉटन जो है एक अच्छा सोखने वाला है, मतलब पसीना सोख लेता है। अब वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, अब पसीना को सोख लेता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ देता है फॉर इजी वेपोरेशन, इजी एवेपोरेशन के कारण। और जैसे इवेपोरेशन होता है तो आसपास से सराउंडिंग से वो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी वो गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद हमें कूल कर देता है। आगे बाकी दो जैसे हमने मैटर के जो स्टेट्स बताए उसमें एक प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था, उस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ। नाउ साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 3 के बारे में तो हम लोग जान गए, बाकी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग समझते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर सुपर एनर्जेटिक हो या सुपर एक्साइटेड हो। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना आयनाइज्ड गैसेज के फॉर्म में होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन शाइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, ये ट्यूब, और नियॉन शाइन बल्ब जो होते हैं, ये बल्ब्स, इनमें प्लाज्मा होता है। इनसाइड ए नियॉन शाइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, एंड इनसाइड फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस। अब ये ट्यूब जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, जो ट्यूब लाइट जो होता था पहले, उस ट्यूब में, CFL में, इन सब में यही होते हैं, मतलब इनके हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके अंदर आयनाइज्ड गैसेज होते हैं। तो यहाँ जैसे बताया गया अभी कि ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसमें इन दोनों में प्लाज्मा होता है। इनसाइड नियॉन शाइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, इसमें नियॉन गैस होता है, और फ्लोरोसेंट के अंदर हीलियम गैस या दूसरा गैस होता है। द गैस गेट्स आयनाइज्ड, अब गैस इसमें आयनाइज हो जाता है, मतलब आयन बन जाता है। दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है तो चार्ज हो जाता है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और ये जो चार्ज है उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसको ग्लोइंग करा देता है, मतलब वो खिल जाता है या जल जाता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग द नेचर ऑफ द गैस। अब ये प्लाज्मा जो है स्पेशल कलर में ग्लो करना या खिलना शुरू कर देता है। यह ग्लो उसके गैस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह का गैस होगा उसी तरह का उसका कलर निकलेगा। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन। अब ये सन या स्टार कैसे ग्लो करते हैं, कैसे इनमें रोशनी आती है, तो इनके अंदर भी प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, और ये प्लाज्मा उनमें कैसे क्रिएट होता है, तो बहुत अधिक टेम्परेचर के कारण क्रिएट होता है। आगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculations for 5th state of matter। 1920 में भारत के भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस ने some calculations for a 5th state of matter, मैटर के 5th स्टेट पर कुछ उन्होंने कैलकुलेशंस किया था, कुछ गणना किया था। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस, उनकी कैलकुलेशंस पर को आगे बढ़ाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, उन्होंने भी एक नए स्टेट मैटर के स्टेट को प्रेडिक्ट किया। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, इसी का नाम रखा गया BEC या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 2001 एरिक ए कॉर्नवेल, वोल्फगैंग कैटरी एंड कार्ल ए वीमन ऑफ यूएसए रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग BEC। अब इन लोगों को 2001 में, जैसे एरिक ए कॉर्नवेल, वोल्फगैंग, उसके बाद कैटरली एंड कार्ल ई वीमन, एंड ये सब यूएसए के थे, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का। कौन चीज़ में? तो BEC को प्राप्त करने में। द BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब BEC कब प्राप्त होता है? तो किसी गैस को बहुत अधिक लो डेंसिटी पर कूल किया जाता है तो BEC प्राप्त होता है। अबाउट 1/100,000th द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब नॉर्मल एयर जो है उसके डेंसिटी का 100,000वां भाग जब डेंसिटी की जाती है तो ये प्राप्त होता है। टू सुपर लो टेम्परेचर, और वो भी टेम्परेचर सुपर लो मतलब अत्यधिक कम होता है। यू कैन लॉन्ग ऑन टू www.chem4kids.com टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस 4th and 5th स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहा है ये जो एड्रेस दिया गया, वेब एड्रेस दिया गया, इससे जा करके आप चाहें तो 4th और 5th स्टेट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो these things students we have completed now
यू हैव नोन वॉट यू हैव लर्न वाली बात यहाँ दी गई, इसको पढ़ करके देखना. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स देन इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल learn to know, या points to know, या points to remember, you can know easily. If you don't understand them, still you need to repeat the video and go through by yourself the book. Now here quantity, unit and symbol given here. that temperature मापा जाता है केल्विन में, symbol K है, length मीटर में मापा जाता है. उसके बाद एक्सरसाइज दिया गया है. Do these exercises. If you feel any sort of problem, never hesitate to ask. But at last but not the least, I would like once again I would like to make a request once again to subscribe the channel if you have not subscribed. So hoping once again for the next clip, for the next chapter. I would like to bid bye, goodbye, see you again soon.